MS स्वामीनाथन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, यदि कृषि गलत हो जाती है तो हमारे देश में और कुछ भी सही होने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। और आज हम इसी से जुड़ी एक अहम चर्चा कर रहे हैं। भारत की जो ये कृषि विविधता है उसे कैसे फिर से जगाया जाए। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। भारत देखिए अपनी जबरदस्त जैव विविधता और जो पारंपरिक ज्ञान है यहाँ का, उसके साथ खेती और पर्यावरण के लिहाज से ना एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है। हाँ, ये बात तो है। खासकर अगर आप आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में देखें तो वहाँ फसल विविधता और टिकाऊ खेती की जड़ें वो बहुत गहरी हैं। हाँ, लेकिन ये भी तो सच है कि ये जो आधुनिक खेती के तरीके आ गए हैं, फिर खेती का पूरा बाजारीकरण हो गया है और ऊपर से ये जलवायु परिवर्तन का कहर। हाँ, वो तो है ही। और ये सब ने हमारी इस बेशकीमती कृषि विविधता पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है। और देखिए, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर जरूरी है। बिल्कुल, जीएस पेपर 3 के लिए। यस। हाँ, जीएस पेपर 3, जिसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, कृषि सब आता है। तो चलिए जरा समझते हैं कि हमारे स्रोत इस बारे में क्या खास बातें बता रहे हैं। तो स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे जो स्वदेशी समुदायों का पारंपरिक ज्ञान है, जैसे उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश में निशी और आपातानी समुदाय हैं, उनका ज्ञान और उनके जो स्थानीय पौधे हैं वो अब तेजी से गायब हो रहे हैं। और ये सिर्फ फसलों का नुकसान नहीं है, समझिए। अच्छा। ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा जो मौखिक ज्ञान है, हमारी संस्कृति का जो ताना बाना है, उसका भी नुकसान है। हाँ, और ये जो पूर्वोत्तर भारत में कृषि विविधता के खत्म होने की चेतावनी मिल रही है, वो असल में एक बड़े वैश्विक संकट की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल। जैसे जैसे जंगल कम हो रहे हैं और ये मोनोकल्चर एक ही तरह की फसल उगाने का चलन बढ़ रहा है, हम सिर्फ पेड़ पौधे नहीं खो रहे, सही कहा, बल्कि उस पूरी संस्कृति को भी खो रहे हैं जिसने इन्हें संजोकर रखा था। ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। और यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास देखिए। भारत के पास दुनिया की सिर्फ 2% जमीन है। सिर्फ 2%? हाँ, लेकिन दुनिया की करीब 8% जैव विविधता यहीं भारत में है। हम दुनिया के जो 17 मेगा डाइवर्स देश है उनमें से एक है। अच्छा। हाँ, फिर भी ये जो हमारा कुदरती खजाना है ये लगातार कम हो रहा है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंच रही है। और वो जो सतत विकास लक्ष्य हैं SDGs, उन्हें पाना भी मुश्किल हो रहा है। और एक बात और, हम जो विश्व स्तर पर सिर्फ 3 मुख्य फसलों पर इतने निर्भर हो गए हैं, चावल, गेहूं और मक्का, उसकी भी तो एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं ना। बिल्कुल सही। इससे पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर को जो जरूरी पोषण चाहिए वो अक्सर नहीं मिल पाता। और इसी निर्भरता ने हमारे पूरे खाद्य सिस्टम को, जो फूड सिस्टम है, उसे जलवायु परिवर्तन के झटकों के सामने और ज्यादा कमजोर बना दिया है। हाँ, ये बात तो है। और साथ ही डायबिटीज और मोटापे जैसी जो गैर संचारी बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो भी बढ़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे खेती में तकनीक तो आगे बढ़ गई, लेकिन पोषण और पर्यावरण का स्वास्थ्य कहीं पीछे छूट गया है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर शायद वो उपेक्षित और अल्प प्रयुक्त प्रजातियां तस्वीर में आती है, NUS जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल, नेग्लेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड स्पीशीज। कई लोग इन्हें अनाथ फसलें भी कहते हैं। अनाथ फसलें? हाँ, इनमें छोटे मिलेट्स आते हैं जैसे कुटकी, सावा, फिर कुट्टू, चौलाई, तरह तरह के कंद मूल हैं, कटहल है और कई देसी दालें भी शामिल हैं। अच्छा, तो ये अनाथ फसलें असल में भविष्य का खजाना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती हैं। ये पोषण से तो भरपूर होती ही हैं, साथ ही अलग अलग मौसम और मिट्टी में भी आसानी से उग जाती हैं। आप तमिलनाडु की कोल्ली पहाड़ियों का उदाहरण देखिए। हाँ, सुना है मैंने उसके बारे में। एक समय था जब वहाँ किसान कई तरह के मिलेट्स उगाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि कसावा और कॉफी जैसी नगदी फसलें ज्यादा उगाई जाने लगी और विविधता घट गई। जमीन की सेहत भी बिगड़ने लगी। लेकिन फिर वहाँ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, MSSRF ने काम शुरू किया है ना। हाँ, पिछले करीब 2 दशकों से। और उन्होंने जो वहाँ किया है वो सुनने लायक है। वहाँ के समुदायों ने, खासकर महिलाओं ने मिलकर न सिर्फ बाजरे की पुरानी किस्मों को बचाया, बल्कि मिट्टी को सुधारा, खेती के नए टिकाऊ तरीके अपनाए और अपनी आमदनी भी बढ़ाई। ये वाकई एक कमाल की कहानी है। सच में ये तो बहुत प्रेरणादायक है। और देखिए, सरकारी पहले भी महत्वपूर्ण है इसमें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया, श्री अन्न योजना चल रही है। हाँ, श्री अन्न। ओडिशा मिलेट मिशन
जैसे जो राज्य स्तरीय प्रयास हैं वो भी काफी सफल रहे हैं। वहां बीज बोने से लेकर लोगों की थाली तक पहुंचाने का पूरा काम स्थानीय समुदाय ही संभाल रहे हैं। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर बदलाव बिल्कुल संभव है। हाँ, ये सब बहुत अच्छी कोशिशें हैं, लेकिन हमारे स्रोत ये भी इशारा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ध्यान है वो ज्यादातर बड़े मिलेट्स पर ही रहा है, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा। हाँ, ये बात सही है। तो शायद अगला कदम ये होना चाहिए कि जो छोटे मिलेट्स हैं, जैसे आपने बताया कुटकी, कांगनी वगैरह, उन्हें भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस जैसी योजनाओं में शामिल किया जाए। क्या लगता है? निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी अगला कदम होगा। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो ये प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन के विचार से जुड़ता है। अच्छा, वो क्या है? ये हरित क्रांति का अगला ज्यादा टिकाऊ चरण है, जो सिर्फ पेट भरने यानी फूड सिक्योरिटी पर नहीं बल्कि सही पोषण न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर जोर देता है। समझ गया। तो इन भूली बिसरी फसलों को वापस लाना सिर्फ खाने की थाली में वैरायटी लाने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी संस्कृति और पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। ये फसलें तो अपने आप में परंपरा, स्थानीय ज्ञान और मुश्किल हालात में टिके रहने की क्षमता का भंडार है। और यहीं पर MS स्वामीनाथन की वो बायो हैप्पीनेस की अवधारणा सामने आती है। बायो हैप्पीनेस ये क्या है? ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सच्ची मानवीय खुशी और कल्याण वो प्रकृति के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। सोचिए, जब स्थानीय फसलें उगती हैं तो क्या सिर्फ पेट भरता है? नहीं। समुदाय का स्वास्थ्य, उनकी संस्कृति, उनकी आर्थिक स्वायत्ता, ये सब भी तो मजबूत होती है ना। हाँ, बात तो सही है। भारत इसमें दुनिया को राह दिखा सकता है। अपनी वैज्ञानिक क्षमता का इस्तेमाल करके जलवायु परिवर्तन का सामना करने, टिकाऊ खेती को बढ़ाने, पोषण सुरक्षा, जैव विविधता बचाने और गांव में रोजगार बढ़ाने जैसे लक्ष्यों को एक साथ साध सकता है। तो मतलब सार ये है कि भारत एक दो राहे पे खड़ा है। एक रास्ता है बड़े बड़ी कंपनियों वाली खेती का, एक फसल आधारित जो शायद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। हाँ, और दूसरा रास्ता वापस जाता है हमारे गांव के खेतों, जंगलों और रसोइयों की तरफ, जहां कृषि की विविधता आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। शायद चुनाव इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलिए आज की इस अहम चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। इन फसलों और पारंपरिक ज्ञान को दोबारा जिंदा करना सिर्फ गुजरे जमाने की यादें ताज़ा करना नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक दूरदर्शी और मजबूत कदम उठाना है। आज विविधता के ये बीज बोना हमारे लोगों के लिए, हमारी धरती के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सोचने वाली बात यह है कि हम अपने स्तर पर, व्यक्तिगत तौर पर और समुदाय के तौर पर इस बदलाव में कैसे हाथ बटा सकते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये विषय UPSC परीक्षा, खासकर GS पेपर 3 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। और ऐसे ही जानकारी भरे विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।